बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। और कूलाम के नियम से संबंधित जितने टर्म्स हैं उनको समझने वाले हैं, जैसे कि वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, सापेक्ष वैद्युतशीलता। ये सारी बातें आज हम लोग इस टॉपिक में समझने वाले हैं। तो कूलाम का नियम हम लोग स्टार्ट करते हैं। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम यानी कि कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ। दिस लॉ इज प्रोपाउंडेड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट कूलाम। यानी कि जो ये कूलाम नाम के जो वैज्ञानिक थे वो फ्रेंच के थे, यानी कि फ्रांस के थे। फ्रांस के वैज्ञानिक थे और उन्होंने यह नियम जो 1785 ईस्वी में दिया था। कहाँ के साइंटिस्ट थे ये? फ्रांस, फ्रांस के वैज्ञानिक। ठीक है, फ्रांस के वैज्ञानिक थे। दूसरी बात कब दिया था? 1785 एडी में जो है इस नियम को इन्होंने दिया था। क्या बताए थे इन्होंने? इन्होंने एक बात बोली थी, जैसे मान लेते हैं ये दो आवेश हैं। एक आवेश जो है मान लो वो है +Q1 और दूसरा आवेश जो है कुछ दूरी पर रखा है जिसका नाम है प्लस Q2। ये नाम मान लेते हैं। अब इनके बीच की डिस्टेंस को हम कोई नाम दे देते हैं बेटा। वो डिस्टेंस जो है वो है स्मॉल आर। ठीक, अब दोनों ही बेटा पॉजिटिव हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये वाला इस पर जो फोर्स लगाएगा वो इस तरफ लगाएगा, मान लो वो F है, और इस तरफ जो फोर्स लगेगा बेटा वो भी F है। अच्छा, क्या दोनों बराबर होंगे? हाँ, दोनों फोर्स बराबर होंगे। मैग्नीट्यूड में दोनों ही फोर्स बराबर होंगे लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगी। ठीक है, अब इन्होंने क्या बात बोली थी? इन्होंने ये बात बोली थी कि ये जो फोर्स है यानी कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल जो है, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बात इन्होंने इस नियम में समझाई थी। इसको लिख लेते हैं। तो क्या है? दोनों आवेशों भी लगने वाला बल जो है वो F है। दोनों आवेशों बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के, दोनों आवेशों के, पहला आवेश है Q1, दूसरा है बेटा Q2, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यही बल, ये दो बातें इन्हें समझाई कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती है, और यही बल दोनों आवेशों के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो बेटा ये बन जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और अपॉन R स्क्वायर। ये बन जाएगा। अब ये होता क्या है, जब भी यहाँ से प्रोपोर्शन हटता है तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है, F इज इक्वल टू, तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा यानी कि समानुपाती नियतांक, वो आता है यहाँ पर K, वो भी स्मॉल k आता है, K Q1 Q2 और अपॉन R स्क्वायर। ये इनका नियम हो गया, ये कूलाम का नियम है। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे जहां 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 K समानुपाती नियतांक समानुपाती नियतांक है समानुपाती नियतांक है जिसे 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 कूलाम नियतांक कहते हैं, जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं, यानी कूलाम कांस्टेंट कहते हैं, कूलाम नियतांक कहते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसे कूलाम कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब है क्या, इसकी कुछ वैल्यू होती है, स्मॉल k जो है इसकी कुछ वैल्यू होती है। वो जो वैल्यू होती है, वो जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है स्मॉल k इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 और साथ में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब वैल्यू तो इतनी होती है, ये तो प्रयोग से निकली। k की जो वैल्यू जो निकली है वो 9 होती है। अब सवाल ये, सर ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर कहाँ से आया? अरे भाई, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, FR स्क्वायर और अपॉन में Q1 Q2 आ जाएगा, है ना। तो F फोर्स है, इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन, तो दूरी मीटर स्क्वायर, आवेश कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर।
ये इसका मात्रक हो जाएगा, यहाँ से मात्रा निकलता है इसका, ठीक है। यही जो वैल्यू होती है पूरी, वो बराबर होती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के भी बराबर होती है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। कोई कोई इसको एप्सिलॉन 0 भी पढ़ता है, कोई कोई एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ता है। यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, जहाँ जहाँ जो एप्सिलॉन 0 है, यानी कि एप्सिलॉन, ये जो है ये क्या है, ये इसे बोलते हैं बेटा निर्वात की विद्युतशीलता। इसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। अब ये टर्म आया विद्युतशीलता, निर्वात की है, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है। और ये जो टर्म लिखा है इसको पढ़ते हैं बेटा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ये ऐसी को 0 ही बोल देते हैं, एप्सिलॉन 0, एक ही बात है। एप्सिलॉन नॉट या फिर एप्सिलॉन 0, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, इसे बोला जाता है निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता। इस टर्म का जो नाम है वो एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो डिफाइन कर रहा है वो निर्वात की वैद्युतशीलता को डिफाइन कर रहा है। अच्छा, ये जो एप्सिलॉन है, वो जो एप्सिलॉन है एक्चुअल में वो विद्युतशीलता है। ये एप्सिलॉन, वो जो 0 जो लगा है, यानी कि नोट जो बना हुआ है, वो इस निर्वात के लिए है। यहाँ पर जो 0 जो है वो निर्वात के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए हम लोग यहाँ पर 0 लगा देते हैं। बनता कैसे, एक्चुअल में बनता ये ऐसे है, बनता जो है वो इस प्रकार से बनाते हैं इसको, ऐसे ऐसे, और यहाँ नीचे सफिक्स में 0 लगा दिए, ऐसे बनाया जाए। अब टीचर्स जल्दी में ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ऐसे बनाया जाता है। अब क्या करेंगे बेटा, इसकी कुछ वैल्यू होती है, एप्सिलॉन 0 की कुछ बेटा वैल्यू होती है। एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 8.85 इंटू में 10⁻12 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी एक्चुअल में वैल्यू होती है, ठीक। अब एक काम करते हैं, बेटा, ये जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू निकली थी उसको इसमें पुट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनता है, तो फॉर्मूला तैयार होगा बेटा हमारा कि एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 और अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। या फिर या या फिर उसको ऐसे ले सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू 9 इंटू में 10⁹ और इंटू में Q1 Q2 और अपॉन आर स्क्वायर। बात तो एक ही है, ठीक है ना, बात तो वो एक ही है ना। अच्छा, अब सुनो, एक्चुअल में था क्या कि ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा गया था, एक्चुअल में जो यहाँ पर लिखना चाहिए था वो ये लिखना चाहिए था, ध्यान से समझना मेरी बात। एक्चुअल में फॉर्मूला तो ये हो चुका है, ये निर्वात अथवा वायु के लिए है। अब ध्यान से सुनो, 1 अपॉन, यहाँ पर एक्चुअल में लिखना ये चाहिए था 1/4 पाई एप्सिलॉन और इंटू में के, कैपिटल के बनेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह पर एक्चुअल में लिखना चाहिए था 1/4 पाई एप्सिलॉन के। अब सवाल उठता है, सर आपने फिर ऐसा ये क्यों लिखा। मैंने बोला नहीं है कि ये जो फॉर्मूला है, हम लोग ये मान के, ये फॉर्मूला हम लोगों ने ये जो फॉर्मूला पूरा तैयार करा है, वो ये मान के तैयार करा है कि इन दोनों आवेशों के बीच में या तो निर्वात है या वायु है, या तो निर्वात है या वायु है। देखिए जरूरी थोड़ी ना निर्वात अथवा वायु ही हो, है ना, हम लोगों ने ये मान के किया था। अब मान लो कोई निर्वात अथवा वायु नहीं है, पानी है, कागज है, मोम है, कुछ और है, उसके लिए एक्चुअल में फॉर्मूला ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन के है, ठीक। अब होता क्या है कि, और हमने इसी को जो लिखा था, इसी को हमने ये लिखा था। अब है क्या कि निर्वात या फिर वायु, निर्वात या फिर वायु के लिए होता क्या है कि हम लोग एप्सिलॉन जो लिखा गया है इसको हम लोग जनरली एप्सिलॉन 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, इस एप्सिलॉन को एप्सिलॉन 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो कैपिटल जो के है, जिसे परावैद्युतांक बोला जाता है, इस कैपिटल के को बोलते हैं परावैद्युतांक। किसी भी परावैद्युत माध्यम का एक परावैद्युतांक होता है, हर एक परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक होता है। तो है क्या, कोई माध्यम है उसका परावैद्युतांक होगा। तो वायु अथवा निर्वात के लिए जो के की वैल्यू जो होती है वो एक्चुअल में 1 मानी जाती है। वायु अथवा निर्वात के लिए जो कैपिटल के है, जिसे परावैद्युतांक कह रहे हैं हम लोग, उसकी वैल्यू 1 मानी जाती है। अगर आप इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, इसमें यदि पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और इंटू में 1, यानी क्या बना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक, तो ये ऐसे आया था। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि बेटा जो हम लोगों ने यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू लिखी है 8.85 की, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू लिखी है 8.85 इंटू में 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर जो वैल्यू लिखी है, ये क्या है, मिनिमम वैल्यू होती है। ये क्या होती है बेटा, मिनिमम वैल्यू। ये मिनिमम वैल्यू मानी जाती है। मिनिमम यानी कि न्यूनतम मान, न्यूनतम मान। मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू होती है। काय की वैल्यू होती है मिनिमम वैल्यू, वैद्युतशीलता की। ये वैद्युतशीलता की बिल्कुल मिनिमम वैल्यू है। 8 काय के लिए है, वायु अथवा निर्वात के लिए है। अब सवाल ये होता है कि सर ये वैद्युतशीलता होती क्या है, ये वैद्युतशीलता होती है। चलिए आइए वैद्युतशीलता को समझते हैं। वैद्युतशीलता जो है एक प्रॉपर्टी है, वैद्युतशीलता जो है एक गुण है। वैद्युतशीलता किसी माध्यम का एक ऐसा गुण है जो इस बात को प्रदर्शित करता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना है। यानी कि वैद्युतशीलता दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रभावित करती है। कभी बल कम तो कभी बल ज्यादा, इस प्रकार से। ठीक है ना, तो हम लोग उसको लिए थोड़ा फॉर्मूले पे आते हैं। तो फॉर्मूला हमारा जो था बेटा वो ये था कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 और अपॉन R स्क्वायर। फॉर्मूला हमारा ये था। अब यानी कि एप्सिलॉन जो है एक प्रॉपर्टी है जो कि यह प्रदर्शित करती है आवेश भी लगने वाला बल कितना प्रभावित है। क्योंकि प्रॉपर्टी है, एक किसी माध्यम की प्रॉपर्टी है। अब F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। F जो है एप्सिलॉन के, F जो है बेटा एप्सिलॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस बात का मतलब ये हुआ, देखो F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/एप्सिलॉन। यानी कि ये वैल्यू अगर बढ़ेगी, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो फिर ये वैल्यू घटेगी, और अगर ये वैल्यू बेटा घटेगी तो फिर ये वैल्यू इसका मतलब बढ़ेगी। यानी कि वैद्युतशीलता का मान अगर घटेगा, अगर वैद्युतशीलता का मान घटेगा तो वैद्युत बल का मान बढ़ेगा, और अगर वैद्युतशीलता का मान बढ़ेगा तो फिर वैद्युत बल का मान घटेगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो इसको हटाते हैं यहाँ से। अच्छा, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल, जैसे मान लो दो लड़के हैं जो जनरली वायु में खड़े हुए हैं। अगर उनसे कहा जाए एक दूसरे के रैप्टा मारो खींच के, एक दूसरे के रैप्टा खींच के मारो, तो एक दूसरे के बहुत तेज खींच के मारेंगे। और अगर उन्हीं दोनों को अगर पानी में डाल दिया जाए, अब उनसे कहे एक दूसरे रैप्टा मारो, तो क्या वो उतनी तेज मार पाएंगे जितनी तेज उन्होंने वायु में मारा था। यानी कि उस पानी से प्रभावित हो गए। अरे होगा नहीं होगा, यानी कि दूसरा माध्यम आ गया, यानी कि माध्यम से प्रभावित हो गया। यानी कि माध्यम की वो प्रॉपर्टी है, यानी कि माध्यम की वो प्रॉपर्टी जिससे जो बल प्रभावित हो गया, तो वही प्रॉपर्टी विद्युतशीलता है ना। प्रैक्टिकली समझने के लिए इस एग्जाम्पल को बताया है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये हो गया, यदि कोई दूसरा माध्यम अगर आता है वायु अथवा निर्वात के अलावा अगर कोई दूसरा माध्यम अगर आता है, तो फोर्स की वैल्यू ऑलवेज हमेशा कम ही रहेगी। फोर्स की वैल्यू जो है हमेशा कम ही रहने वाली, हमेशा कम रहेगी। सबसे ज्यादा दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो निर्वात अथवा वायु में ही होता है। दूसरा कोई माध्यम लेंगे वो फोर्स जो है कम हो जाएगा। अभी हम इसको प्रूफ भी कर देंगे लास्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात ये आती है, अभी भी हम लोगों ने पढ़ा है कि सर कि एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू है वो 8.85 इंटू में 10 पावर -12, ये पढ़ा है। अब ये बेटा मिनिमम वैल्यू है। ये कैसी वैल्यू है, ये जो है बेटा मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। ठीक, दूसरी बात, अगर हमें सर दूसरे किसी माध्यम की अगर हमें मान लो विद्युतशीलता निकालनी, जैसे मान लो पानी की निकालना है, कागज की निकालना है, मोम की निकालना है, किसी भी चीज की निकालना है, तो होता क्या है, जैसे मान लो किसी माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन जो साइन होता है बेटा, वो होता है एप्सिलॉन, या तो एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन या फिर बेटा एप्सिलॉन एम, या एप्सिलॉन एम कह दो या एप्सिलॉन अकेला कह दो, एक ही बात है। लेकिन एप्सिलॉन जो 0 है वो हमेशा निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता को ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो एम लिखा है, ये एम से मतलब यहाँ पर मीडियम, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन एम या फिर अकेला एप्सिलॉन। ठीक है ना, तो अगर हमें किसी माध्यम की बेटा अगर विद्युतशीलता निकालनी है, अगर किसी माध्यम की विद्युतशीलता को अगर निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं कि वायु अथवा निर्वात में कितनी कितनी विद्युतशीलता है वो, और उसमें जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं बेटा, वो हम लोग करते हैं के का, के कैपिटल के, यानी कि परावैद्युतांक का, कि उस माध्यम का, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो एग्जांपल समझो, जैसे मान लो हमें पानी के लिए विद्युतशीलता निकालनी है। मान लो पानी के लिए हमें विद्युतशीलता का मान निकालना है, तो है क्या, जो वायु अथवा निर्वात के लिए विद्युतशीलता है वो, और पानी का जो परावैद्युतांक है, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराओ जो पानी का है, तो पानी की विद्युतशीलता निकल कर आ जाएगी। ठीक है ना। अब होता क्या है कि ये सारी वैल्यू याद करना पॉसिबल नहीं होता है, हर एक माध्यम की विद्युतशीलता को याद करना पॉसिबल नहीं होता है, केवल और केवल इसको याद करना जरूरी रहता है। इसका याद होना कंपलसरी है, और के याद हो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो उससे भी अच्छी बात है। ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं। तो जैसे मान लो हमें पानी के लिए निकालना है, तो फॉर्मूला हमारा ये हो गया कि किसी माध्यम की अगर हमें विद्युतशीलता निकालनी है, तो वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता, ये तो जब वायु विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है, और ये जो है उस माध्यम के, यानी पानी मान रहे हैं, पानी के लिए परावैद्युतांक जो होता है वो लगभग जो है 80 माना जाता है। मान लो हम यहाँ पर वाटर के लिए निकालना चाह रहे हैं, वाटर के लिए, तो ये हो गया बेटा 8.85 इंटू 10 माइनस के 12, और इंटू में ये जो है 80, लगभग 80, कहेंगे पर 81 भी लिखा होता है। जनरली जब हम इसका मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आता है बेटा निकल कर आता है बेटा हमारा 7.08, और इंटू के 10 माइनस का 10 निकल कर आती है ये वैल्यू, कूलम स्क्वायर पर मीटर मीटर स्क्वायर। ये सबके याद नहीं करना है, मैं फिर कह रहा हूँ ये सबके याद नहीं करना, केवल एग्जाम्पल है समझाने के लिए, है ना। तो ये वाटर की विद्युतशीलता निकल कर आ गई। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता को ही बेटा निरपेक्ष वैद्युतशीलता बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, यानी कि एब्सोल्यूट, यानी कि एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोला जाता है। इस विद्युतशीलता को इंग्लिश में परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है ना। तो किसी भी माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है, वही उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता भी होती है। किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता जो होती है वो उस माध्यम की, उसे निरपेक्ष विद्युतशीलता भी बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे जैसे मान लो कोई माध्यम है, किसी माध्यम की, मान लो अगर आपसे किसी ने बोला फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो, जैसे हमने कहा पानी की जो विद्युतशीलता है 7.08 कूलम स्क्वायर पर लीटर मीटर स्क्वायर है, तो ये पानी की निरपेक्ष वैद्युतशीलता हो गई। तो ये पानी की विद्युतशीलता बोल दो, ये पानी की निरपेक्ष वैद्युतशीलता बोल दो, बात एक ही है। दूसरी बात, अब दूसरी बात पे आते हैं, इस फॉर्मूले को दोबारा से उठाते हैं यहाँ से। हमने लिखा था कि एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 और इनटू में बेटा के। ठीक, ये लिखा था। अब है क्या, अगर हम इसको ऐसे लिख लें कि एप्सिलॉन एम और अपॉन में एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू के, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखे, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कैपिटल के इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम और अपॉन में एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0। अब है क्या कि ये जो है किसी माध्यम की विद्युतशीलता है ना, यानी कि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, और ये जो है एप्सिलॉन 0 ये निर्वात की विद्युतशीलता है, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो इन दोनों के रेशियो को, इन दोनों के बेटा रेशियो को एक नाम दिया जाता है। इन दोनों के एक रेशियो को नाम देते हैं, इसे बोलते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं बेटा, सापेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता बोलते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा रिलेटिव, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी। इतनी आसानी में आ गई होगी। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन जो साइन है बेटा वो है एप्सिलॉन आर, आर से मतलब रिलेटिव, एप्सिलॉन आर। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर कि एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन 0 को हमने क्या नाम दे दिया, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर नाम दे दिया। अच्छा भाई, ये निकल कर आ गया फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला ये बना, और एक फॉर्मूला ऑलरेडी ऑलरेडी यहाँ पर ये लिखा हुआ है नीचे, यानी नीचे क्या लिखा, इधर ये लिखा हुआ है कि एप्सिलॉन एम और अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू, ऑलरेडी के लिखा हुआ था। इसका मतलब ये, अरे वही बात हो गई कि सर अगर ए बराबर बी के और ए बराबर सी के, अगर ए बराबर बी के और ए बराबर सी के अगर है, तो बेटा बी बराबर सी के हो जाता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू के, दोनों, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों एक ही चीज है,
इस बात का मतलब ये हो गया कि दोनों एक ही बात है, यानी कि सापेक्ष, यानी कि बेटा सापेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता और पराविद्युतांक, किसी माध्यम का पराविद्युतांक, परावैद्युतांक, किसी माध्यम का जो परा, इसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। किसी माध्यम का पराविद्युतांक और सापेक्ष विद्युतशीलता, इसको मतलब दोनों ही एक ही, चाहे आप पराविद्युतांक बोल दो, चाहे आप सापेक्ष विद्युतशीलता बोल दो। आप मान लो सर, मान लो क्वेश्चन आ जाए कि सापेक्ष विद्युतशीलता किसे कहते हैं, अरे भाई ये बना लो यहाँ से डेफिनेशन, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं, तो वही उस पराविद्युतांक की डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है ना। अच्छा होता क्या है, जनरली होता क्या है कि कैपिटल के यानी कि जो पराविद्युतांक है, परावैद्युत पदार्थ के लिए हमेशा, परावैद्युत पदार्थ के लिए हमेशा कैपिटल के की जो वैल्यू होती है वो एक से ज्यादा होती है। अच्छा, निर्वात, निर्वात अथवा वायु के लिए अगर हम इसकी इसके लिए अगर बात करें, अगर हम इसके लिए बेटा अगर बात करें तो होता क्या है, कैपिटल के, कैपिटल स्मॉल के, जो हमारा कूलाम का नियम है, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 और अपॉन आर स्क्वायर होता है निर्वात और वायु के लिए। मान लेते हैं जो वैद्युतशीलता है वो एप्सिलॉन 0 है, मान लेते हैं फोर्स हमारा F0 है, मान लेते हैं। और माध्यम के लिए अगर कोई माध्यम है, मान लो माध्यम के लिए, अगर मान लो हम माध्यम के लिए लिखना है तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m और Q1 Q2 और अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। अब मीडियम ले लिया तो यहाँ पर भी m लगा दी, मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब दोनों का डिवाइड कर दो, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड कर दो, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल कर आने वाला है। F0 अपॉन Fm इज इक्वल टू, देखो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा जैसे अपॉन करेंगे, और साथ में ये देखो 1/4 पाई, 4 पाई भी नहीं पड़ जाएगा, तो ये बचेगा 1/एप्सिलॉन 0 और 1/एप्सिलॉन m, ठीक। ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी कि F0 अपॉन में Fm इज इक्वल टू एप्सिलॉन m और अपॉन में एप्सिलॉन 0, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, ये जो वैल्यू थी एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन 0, ये वैल्यू थी कैपिटल के बराबर, कैपिटल के बराबर, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि है क्या, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ के लिए, परावैद्युत पदार्थ के लिए के की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से ज्यादा होती है, परावैद्युत पदार्थ के लिए के की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 से ज्यादा होती है। अच्छा, जब के की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो ये टर्म इस टर्म के बराबर, तो इस पूरे टर्म की वैल्यू भी 1 से ज्यादा होगी। अब ये टर्म इस टर्म के बराबर है तो इस पूरे टर्म की वैल्यू भी 1 से ज्यादा होगी, यानी कि इसीलिए बेटा कि F0 अपॉन Fm इज ग्रेटर देन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो F ग्रेटर देन Fm, देखो वो निकल गया, प्रूफ भी हो गया। तो किसी अगर दोनों आवेश, सुनो ध्यान से, अगर दो आवेश वायु अथवा निर्वात में स्थित हैं तो उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो हमेशा किसी दूसरे माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल के मान से हमेशा अधिक होने वाला है। ये हम लोग इसमें ये समझा हम लोगों ने, ठीक है ना। तो आई होप तुम लोगों को इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अगला लेक्चर जो है हम लोग अगली वीडियो में देखने वाले हैं।